कीमती तोहफा लाने में तुम कामयाब, मुझे इसी की प्यास थी और ये दे रहे हैं उसकी गवाही। तुम मुझे यहां गिरफ्तार करने आए थे ना, तो ये है मेरा जवाब। ज्वाला के जलजले को भड़काने का यही अंजाम होता है। ज्वाला धोखेबाजों को जलाकर राख कर देती है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal? Lanatama antum bikhairi ana Afghan Jilipi Michael Cesario D Santa महाथिरो माना YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे नहीं होंगे कोरोना की केसेस में। तो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर होंगे। तो मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आलमास जैकब को फिर से रोस्ट करने जा रही हूँ, लेकिन जैसे कि आप डिस्क्लेमर में देख रहे हैं कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कौन सी टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ ये मैंने पहले से ही दे रखी है। तो ओके, मैं अब उसी टॉपिक में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आलमास जैकब को बुलाऊंगी। आलमास जैकब क्या कहना चाहता है, उसके बाद मैं उसे रोस्ट करूंगी। आलमास जैकब, आप क्या डार्क मैटर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। वेलकम टू अलमास जैकब न्यूज। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं डार्क मैटर हंट यील्ड्स अनएक्सप्लेन्ड सिग्नल। साइंसदान इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से बिग बैंग थ्योरी और एवोल्यूशन को सच्चा और खुदा के होने को झूठा साबित कर सकें। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है कि स्पेस में अपने आप ही कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके से ये कायनात पैदा हो गई और हर तरह के प्लैनेट्स, स्टार्स, सूरज, चांद, जमीन और जमीन पर हर तरह की घास, फूल, पौधे पैदा हो गए। याद रहे, साइंस किसी भी खुदा पर ईमान नहीं रखती, इसलिए ये उस चीज को ढूंढने में लगे हुए हैं जिसकी वजह से बिग बैंग या वो धमाका हुआ। इनका मानना है कि उस चीज का नाम डार्क मैटर है, एक ऐसा पार्टिकल जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इनका कहना है कि डार्क मैटर की वजह से ही कायनात की 85% चीजें वजूद में आई हैं, इसलिए ये हर सूरत में डार्क मैटर को तलाश करना चाहते हैं। साइंसदानों की हिपोक्रेसी यहाँ से पता चलती है, यहाँ से साबित होती है कि ये किसी खुदा में नहीं मानते, क्योंकि इनका कहना है कि एक ऐसी चीज जिसे देखा, छुआ, टेस्ट, महसूस या सुना जा सके और उसे एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित किया जा सके, वो चीज सच में एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है, अपना वजूद रखती है, यानी उसकी हकीकत होती है। अब क्योंकि खुदा को देखा, सुना, छुआ या चखा या महसूस नहीं किया जा सकता, इसलिए खुदा की कोई हकीकत नहीं है, ऐसा साइंस का मानना है। अब इसी मयार को सामने रखते हुए ना तो बिग बैंग को साबित किया जा सकता है और ना ही एवोल्यूशन को। ना बिग बैंग को किसी ने देखा, ना सुना, ना चखा, ना छुआ और ना महसूस किया और ना ही इसे एक्सपेरिमेंट के जरिए से साबित किया जा सकता है। इसी तरह एवोल्यूशन को भी साबित नहीं किया जा सकता, मगर आप इनकी मुनाफकत, इनके पाखंड को देख सकते हैं कि ये खुदा को छोड़कर बिग बैंग और एवोल्यूशन को मानते हैं। इटली के इलाके ग्रैंड सैसो में ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड लैब फैसिलिटी मौजूद है, जहां ये एक्सपेरिमेंट्स 2016 से 2018 तक होते रहे और इन एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि एक ऐसा पार्टिकल है जो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ रहता है। मतलब ये पार्टिकल
पार्टिकल इतना छोटा है कि इसका वजन ना होने के बराबर है और इसी वजह से ये पार्टिकल ग्रेविटी के कानून पर नहीं रहता। साइंसदानों का कहना है कि इस पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए नई साइंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता चलूं कि ये खुदा की कुव्वत को जिससे ये कायनात वजूद में आई है उसे डार्क मैटर का नाम दे रहे हैं, यानी खुफिया मामला। इस डार्क मैटर को कई हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जा चुका है। मिसाल के तौर पर लूसी मूवी में ये डार्क मैटर यानी एक काली सी चीज फिल्म की हीरोइन पर चढ़ती जाती है फिल्म के एंड पर, और जब वो मुकम्मल तौर पर उस पर चढ़ जाती है तो वो गायब हो जाती है और डिटेक्टिव के मोबाइल फोन पर मैसेज करके बताती है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, जबकि ये क्वालिटी सिर्फ खुदा की है कि खुदा हर जगह मौजूद है। इसके अलावा ये डार्क मैटर, जिसे प्रोग्रामेबल मैटर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की मूवी में भी दिखाया गया है, जिसे एक चीज से दूसरी चीज में इंसान अपने जहन के ख्याल से बदल सकता है। अगर आप नोट करें तो ये ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, जैसे कि मैं आप देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ साइंस की बात हो रही है। आल्मस जैकब का कहना है कि साइंस वो चीज़ है जो साइंस वो नॉलेज है जहाँ पे हम किसी चीज़ को अगर देख सकते हैं, परख कर सकते हैं, या फिर महसूस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको हम सच मानेंगे। और जिसको हम नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट तक नहीं कर सकते, उसे हम सच नहीं मानेंगे। तो इसे साइंस कहते हैं। हाँ, बेशक इसे साइंस ही कहते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या कहा था, तो भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसलिए साइंटिस्टों ने भगवान को झूठा मानते हैं। इसी तरह के आल्मस जैकब के जो चाहने वाले हैं वो एवोल्यूशन थ्योरी को इसलिए झूठा मानते हैं क्योंकि एवोल्यूशन को देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट तक नहीं कर सकते। तो रोबोट के जरिए हम रोबोट को जब इन्वेंशन करते हैं तब हमें कैसे इन्वेंशन हुए इसके लिए खुदा को महसूस कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट तो अल्टीमेटली हो जाता है। तो साइंस को कह सकते हैं साइंस में खुदा है या नहीं इसके बारे में, इसके बात अलग है। और आज का जो टॉपिक है वो खुदा को एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल नहीं। तो आल्मस जैकब का कहना है कि हम एवोल्यूशन को नहीं देख सकते, महसूस तक नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट तक नहीं कर सकते, इसलिए एवोल्यूशन एक झूठा है। लेकिन साइंसदानों ने यानी कि साइंटिस्ट की हिपोक्रेसी को देखो, झूठे चीज एवोल्यूशन को सच्चा मानने पे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लेकिन साइंटिस्ट ने साबित तो कर दिया कि हम एवोल्यूशन कर सकते हैं, एवोल्यूशन सच कर सकते हैं। तो एवोल्यूशन को जब एक्सपेरिमेंट तक किया जा सकता है तो एवोल्यूशन सच क्यों नहीं हो सकता। ये थी एक बात। अब मैं दूसरे पार्ट में बात करूंगी। यहाँ तो हमें जो देखने को मिलता है कि आल्मस जैकब कहता है कि हमारे इस दुनिया में एक खास एटम है जो इतना छोटा है कि उस पर ग्रेविटी का फोर्स रूल्स फॉलो नहीं होते। तो उसके लिए नया फिजिक्स बनानी चाहिए। सीरियसली
मुझे तो नहीं लगता। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जो देखा है तो वो दरअसल एक ओल्ड फिजिक्स है। तो मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ाई करती थी तो मुझे वाटर ड्रॉप की जो ग्रेविटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन किया पढ़ाया गया था। तो आज से 8 साल पहले की बात है। तो उस वक्त 8 साल पहले मुझे एक इक्वेशन दिया गया था। मैं वही इक्वेशन में आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। देखिए, आप जिस इक्वेशन को देख रहे हो वही इक्वेशन हमें क्लास 2 में सिखाया गया था। सॉरी, क्लास 2 नहीं, सन 2012 में यही इक्वेशन हमें सिखाया गया था। तो जब मैं अल्मा चेकअप की इस वीडियो को देख रही थी तो मुझे याद आ गया, मैं थोड़ी सी चार्मिंग की थी और मुझे याद आ गया कि यही इक्वेशन मुझे सिखाया गया था। तो यही इक्वेशन तो सीखा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत पुराने फिजिक्स की इक्वेशन है, लेकिन अल्मा चेकअप ने इसको नया फिजिक्स बता रहा था, जबकि ये नया फिजिक्स तो है ही नहीं। तो ये वही फिजिक्स इसकी इक्वेशन है जो मैंने 8 साल पहले सीखा था। और आजकल छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे थे और मेरे साथ पढ़ने वाले बांग्लादेशी स्टूडेंट्स मतलब बैचमेट भी सन 2014 में सीख रहा था। आप जब देख ही रहे हैं तो अल्मास जैकब को आप डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि डियर अल्मास जैकब, आपने जो नए फिजिक्स की जो इक्वेशन की बात थी कि तो वही इक्वेशन हमें पुरानी फिजिक्स में मिल गई है। तो आप नए फिजिक्स की डेफिनेशन क्या देना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। तो क्या मैं आप चलूँगी डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी की कुछ फैक्ट्स की तरफ। आप जरा देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो खैर जो होने वाला है वो तो होने वाला तो होगा ही। अब सम ऑर्डिनरी फैक्ट ऑफ बायो एवोल्यूशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डार्विन की एवोल्यूशन की बात करें तो आदिकाल में है। तो पहले वायरस पैदा हुए थे। तो वायरस जब पैदा हुए तो बहुत सारे वायरस एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एवोल्यूशन के बाद बैक्टीरिया फंगस आने लगे। उसके बाद जो है पेड़ पौधे उगने लगे। अब पेड़ पौधे उगने के बाद जब एनिमल्स की बात आई तो पहले एमीबा पैदा हुए हैं और लाखों एमीबा मिलकर एक पैरामीशियम पैदा हुए हैं। पैरामीशियम से स्टारफिश, जेलीफिश जैसे मछलियाँ पैदा होने लगे। तो उसके बाद
फ्रॉग पैदा होने लगे, जो कि हिंदी में मेंढक कहते हैं। तो मेंढक पैदा होने वक्त मेंढक से सांप, क्रोकोडाइल तो पैदा तो होने लगे। और दूसरी तरफ जो फिश की तरफ बात करें तो फिर मछली, आखिरी मछली जो है वो है ब्लू व्हेल और शार्क तक पैदा होने लगे। तो क्रोकोडाइल से सांप क्रोकोडाइल से बहुत सारे जानवर पैदा इवॉल्व होने लगे। तो उस इवॉल्व से कुत्ते, डॉगीज से गाय, बैल, इन जानवर आने लगे। और दूसरी तरफ जो है बिल्ली की होमोस जाने लगे। जो बिल्ली की होमोस के बाद उनके पैंथेरो होमो आने लगे। उसके बाद पैंथेरो, टाइग्रिस, पैंथेरो, लायन आने लगे। दूसरी तरफ जो बांदर है, लाखों बांदर इवॉल्व होकर गोरिल्ला बन गए, और लाखों गोरिल्ला इवॉल्व होकर अब इंसान बन गए। तो ये तो थी पहले जमाने की इवोल्यूशन के बाद। अब बात करती हूँ अभी के जमाने का, जो आज के ज़माने में हम भी कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो बहुत सारे इंसान इस दुनिया में ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा मिल्क कंज्यूम नहीं करते, लेकिन आपको लिस्ट ऑफ कंट्री बाय मिल्क कंजम्पशन पर कैपिटा बताती हूँ। पहला मुल्क है फिनलैंड। वो सन 2013 मुताबिक 430 केजी पर कैपिटा में कंज्यूम करते हैं। दूसरी नंबर पे जो आ गया है वो मोंटेग्रियो, वो 349। तो तीसरी पोजीशन में थे नेदरलैंड्स 341.47। चौथी पोजीशन में है स्वीडन 341.23 kg। पांचवी पोजीशन में स्विट्जरलैंड 318.69। छठी पोजीशन पे अल्बानिया 303.72। तो यहाँ पे कजाकिस्तान, एस्टोनिया के अलावा जो कंजम्पशन के जो मिल्क कंजम्पशन है उनमें से 32 पोजीशन तक ज़्यादा से, और किर्गिस्तान के अलावा 32 पोजीशन तक ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क यूरोपियंस हैं। और 24 पोजीशन में यूनाइटेड किंगडम यानी मेरी इंग्लैंड 232.2 kg पर कैपिटा पीते हैं। तो अब 33 पोजीशन में है अर्जेंटीना 195.8%। 35 में इजराइल 193.6%। और इसी तरह कई सारे जो 200 से कम है, उनमें से ज़्यादा मुल्क जो है वो एशियन है या फिर अफ्रीकन है। लेकिन जो 200 से ज़्यादा किलो की
पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन है। आप यूरोपियन लोग कंजम्पशन, हाँ, आप बताइए जो यूरोपियंस है वो ज़्यादा दूध क्यों पीते हैं, यानी कि वहाँ पे मिल्क कंजम्पशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ यूरोप में ज़्यादातर ऐसे एरिया में है जो जहाँ पे सनलाइट कंजम्पशन बहुत कम है और वहाँ पे प्रोटीन भी और विटामिन मिलने के लिए दूध पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो खैर आप डीएनए की बात करें तो हर एनिमल्स के बीच एक दूसरे के डीएनए मैच होते हैं। तो बंदरों और इंसानों में डीएनए डिफरेंस सिर्फ 1.8% है और इंसान और केले के बीच 60% की डीएनए मैच होते हैं, बल्कि जो फ्रूट पेड़ पौधे हैं उनके साथ इंसानों की डीएनए की मैचिंग 60% है और करीब 75% इंसानों के साथ दूसरे जानवर की डीएनए मैच होते ही हैं। और दूसरी बात, हम बायो लिविंग वर्ल्ड को जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस जानवर के साथ किस जानवर की मैच करते हैं वो इसके हिसाब से जैसे दोनों के लिए एक ही क्लास फिक्स किया जाता है। जैसे कि पैंथेरा लियो और होमो सेपियंस दोनों ही कॉर्डाटा क्लास में आता है। तो दोनों जब कॉर्डाटा क्लास में आते हो तो इसका मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ बायो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी मिलती ही तो है। चलिए आल्मा चेकअप के हिसाब से हम ये भी मान लेते हैं कि इन हर पशु पक्षी और इंसान को मिट्टी से पुतले बनाकर उससे इंसान बनाया, लेकिन तब भी बात ये है कि लायंस, टाइगर्स और इंसान और बंदर इन चारों एक ही क्लास में क्यों है? दोनों को अलग अलग क्लास में तो होना चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन इन चारों का सिमिलरिटी ये है, ये लोग इन चारों कॉर्डाटा है। तो सिमिलरिटी जो है तो इसका मतलब एवोल्यूशन की कुछ ना कुछ तो देखने को मिलता है। अब तो आप अगर गेट से फ्लाई साइंस को देखते हैं तो आप ये भी देखते होंगे कि साउथ अर्जेंटीना के जो आदिवासी है वो 1 मिलीग्राम पर लीटर आर्सेनिक पी सकते हैं, जबकि WHO के हिसाब से जो वर्ल्ड वाइड सिर्फ आर्सेनिक कंजम्पशन है
वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, और बांग्लादेश जो है वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर कंजम्पशन कर सकते हैं, आर्सेनिक को कंजम्पशन कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो ये इसलिए हुआ कि इंसान जो है वो कंजम्पशन करने के लिए तैयार हुए थे, और इंसान जो है वो वाटर कंजम्पशन करते हैं। हाँ, आर्सेनिक पी कर आपने आपको एवॉइड किया है। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि एक आम इंसान के लिए 0.1 मिलीग्राम पर लीटर आर्सेनिक एक जहर है। लेकिन कुछ इंसान इस जहर को बड़े आराम से पी सकते हैं, जैसे कि कोई अमृत हो। वो इसलिए क्योंकि आर्सेनिक के साथ ये भी इवॉल्व हो चुके हैं। अब आपने दुनिया की यहाँ पे आप अगर चाहे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तो आप www.insider.com में जाइए, वहाँ पे आपको अगर देखने को मिलता है तो आज के ज़माने सबसे लंबे इंसान जो है वो 8 फीट 3 इंचीज है, और वो उसका नाम सुल्तान कोशेन तुर्की से है। खैर, आप एवरेज हाइट की बात करें तो न्यूजीलैंड की एवरेज हाइट है 5 फीट 7.45 इंचेस। बुल्गारिया जो है उसकी एवरेज हाइट है 5 फीट 7.52 इंचेस। मोंटेनेग्रो जो है वो 5 फीट 7.54 इंचेस। आयरलैंड की जो है वो 5 फीट 7.72 इंचेस। फ्रांस जो है वो 5 फीट 7.83 इंचेस। बेलारूस है जो है वो 5 फीट 7.87 इंचेस। यूक्रेन जो है 5 फीट 7.87 इंचेस। ऑस्ट्रेलिया एवरेज हाइट 5 फीट 7.92 इंचेस। नॉर्वे 5 फीट 7.97 inches. Sweden 5 feet 7.99 inches. Finland 5 feet 8 inches. Lithuania 5 feet 8.03 inches. Germany जो है वो 5 feet 8.06 inches. Slovenia 5 feet 8.07 inches. Croatia 5 feet 18 inches. मैंने स्टेप एवरेज हाइट की बात कर रही हूँ। एवरेज हाइट की सबसे जो 25 मुल्क टॉलेस्ट सबसे लंबे इंसानों की गिनती में है, उसकी बात कर रही हूँ। तो क्रोएशिया की एवरेज हाइट 5 फीट
8.18 inches. Iceland 5 feet 8.19 inches. Bosnia and Herzegovina 5 feet 8.24 inches. Slovakia 5 feet 8.29 inches. Belgium 5 feet 8.34 inches. Serbia 5 feet 8.55 inches. Czech Republic 5 feet 8.61 inches. Denmark 5 feet 8.61 inches. Estonia 5 feet 8.94 inches. Latvia 5 feet 9.13 inches. और नेदरलैंड सबसे लंबे आदमियों का देश है, वो कितनी की है? 5 फीट 7.96 इंचेस। आप गौर करने वाली बात है, डच मैन जो है वो 5 फीट 11.86 इंचेस, यानी कि करीब 6 फीट एवरेज की बात करें। और जो लड़कियां हैं, औरत है, वो 5 फीट 6.42 इंचेस। तो ये लोग लंबे होने की बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसका चलते कुछ एवोल्यूशन हो गई है। इनकी जो हाइट हार्मोन डाइट करते हैं, और बच्चा जो पैदा करते हैं वो भी प्लानिंग इस तरह से प्लानिंग करते हैं ताकि ये हाइट 5 फीट के हाइट जो है वो लंबे हो। तो हाइट लंबे होने के बाद इसीलिए इन मुल्कों में सबसे ज़्यादा लंबे इंसान एवरेज में मिलता है। अब मैं बात करूंगी दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट लोगों के जिनका ऐसे मुल्कों के बारे में बात करूंगी जो बहुत चालाक है। आप फोर्ब्स में आप देख सकते हैं, आप फोर्ब्स में तो सन 2019 की जनवरी 11 के जो फोर्ब्स है वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं तो रैंकिंग में जो है पहला नंबर है सिंगापुर, दूसरा चाइना, तीसरा हांगकांग। ओके, सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंसान जो है वो सिंगापुर है। एवरेज IQ 107.1। चाइना, उसके बाद चाइना आता है 105.8 है। और फिनलैंड जो है 100.9 है। और साउथ कोरिया जो है 100.4 है। आप यूके जो है वो 99.1 है। ये फोर्ब्स के हिसाब से बात हो रही है। अब मैं बात करूंगी इंटेलिजेंट कंट्रीज।
वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। आप बात करूंगी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की। टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हाँ, तो रुकावट के लिए खेत है। तो हाँ, जहाँ मैं कह रही थी, हाँ, अब वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की बात करें तो उसके हिसाब से सिंगापुर जो है वो उसका जो है 108 है और हांगकांग 106 है और चाइना जो है उसका आईक्यू एवरेज आईक्यू है 105 है और जो यूनाइटेड किंगडम जो है जैसे कि इंग्लैंड उसका जो आईक्यू लेवल है वो 100 तक ही है, 101 है। तो उसके बाद जैसे जो दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश, उनकी आईक्यू लेवल 82 है और इंडिया की आईक्यू लेवल जो है वो 82 है। तो सऊदी अरब के आईक्यू लेवल 84 है और इराक की आईक्यू लेवल 84 है। तो लेकिन गौर करने वाली ये बात ये है कि अमेरिका की जो आईक्यू लेवल है वो 199 है और जर्मनी की आईक्यू लेवल जो है वो 103 है, जो कि बहुत बड़ी नंबर जो है, और इजराइल की आईक्यू लेवल 95। तो ये लोग इतना स्मार्ट कैसे बन पाए? क्योंकि पहले जमाने में जब अरबी लोगों के हाथों के में शिकस्त खाई थी तो इन्होंने ठान ली थी कि हम अपने जो इंटेलेक्चुअलिटी वो बनाएंगे, वही हमें खोई हुई इज्जत दिला भी सकते हैं और जो इज्जत हमारे पास थी नहीं वो भी हमें हमको लेकर आएंगे। तो इस तरह के पढ़ाई की तरफ स्मार्टनेस की तरफ अपने आप को आकर्षित किया और आज के ज़माने में दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट कंट्री इन्होंने ही है। और आलमा जैकब, मैंने आपको एक बात सवाल पूछ रही थी और सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास सवाल जवाब है क्या तुम्हारे पास ऐसी थ्योरी है जो बता सके कि एक ही होमोसेपियंस आखिर अलग अलग रेसेस क्यों हैं, जैसे कि कॉकेशियन यानी कि सफ़ेद गोरा इंसान, मंगोलियन यानी कि चाइनीज जापानीज, ऑस्ट्रेलेशियन यानी कि जिस्म फूले हुए शावले इंसान और निग्रो जो बिल्कुल काले हैं। तो ऐसे है। तो हमारे पास जो थ्योरी है वो एवोल्यूशन की तरफ भी इशारा करते हैं, लेकिन आलमा जैकब आप तो एवोल्यूशन नहीं मानते हैं, तो आप बताइए आपके पास ऐसे थ्योरी है तो जिसकी वजह से आप साबित कर सकते हैं कि इंसान एक है लेकिन उसके जिस्म के चमड़े जो है वो इतने अलग अलग क्यों हैं? खैर, आपने बिग बैंग थ्योरी और डार्क मैटर की तरह आप जा रही हो, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं कि डार्क मैटर, आजकल साइंटिस्ट डार्क मैटर को ढूंढ रहे हैं। तो
इसके बारे में उनका थ्योरी है कि बिग बैंग जो है वो बिग बैंग की वजह से कितनी सारे डार्क एरियाज हमें देखने को मिलेंगे, या फिर बिग बैंग से पहले तो कितनी डार्क जो यूनिवर्स है वो कितनी अंधेरा थी, ये इसकी खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिग बैंग थ्योरी जो है, तो बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक इस यूनिवर्स में पहले सुपर नोवा हुआ करते थे, तो जहाँ जिसका जो तापमान है वो -173 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 केल्विन तक थे। तो इनके अंदर डार्क मैटर के वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर हो गए हैं। तो उस वक्त 18 मिलियन डिग्री करीब 18 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 18 मिलियन डिग्री का जो केल्विन है वो तो इजाद करने की को उसका उस तक तापमान बढ़ गए, और एक्सप्लोर की वजह से कई सारे रोशनी पार्टिकल्स बिखर गए, और कुछ पार्टिकल्स इतनी तापमान इतनी गिर गई थी वो प्लैनेट और सैटेलाइट बन गए हैं। तो ये है बिग बैंग की थ्योरी। मेरे ख्याल से आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो बिग बैंग की थ्योरी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा भाई, और आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते आल्बर्ट शेकोक बिग बैंग को नहीं मानते, डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को नहीं मानते, तो एटॉमिक ग्रेविटी फोर्स के लिए नए फिजिक्स की मांग करते हैं। मैं जानती हूँ पाकिस्तान की फिजिक्स में क्या होंगे। आजकल जो पाकिस्तान की फिजिक्स है, अभी मैं बॉडी शेविंग कर रही हूँ, आजकल जो पाकिस्तान की फिजिक्स है वो ज़्यादातर आपको ये सिखाया जाता है कि जीन और शैतान के बीच का फ़र्क बताइए। तो यहाँ से आप इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? हाँ, इसे तो डायमेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, इससे इलेक्ट्रिसिटी इजाद की जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत नाइंसाफ़ी है। खैर, आज के लिए रोस्टिंग इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। खैर, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए चलती हूँ, और बस मैं अभी एंडिंग लगा रही हूँ। शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है।